हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। नीट का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो आप लोग, और एग्ज़ाम बहुत ही पास आने को है, इसीलिए हम लोग अपने वीडियोस को और ज़्यादा जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश में हैं। एनडीए का एनडीए अभ्यास ऐप में जो मॉक सीरीज़ हैं, उसी मॉक सीरीज़ में से नीट का मॉक टेस्ट 5 का वीडियो सोल्यूशन इस वीडियो से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। 3 वीडियोस होंगे एज़ यूजुअल, हर एक टॉपिक के तरह ही, और ये हम लोग अभी केमिस्ट्री के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर कुछ भी डाउट आपको बन रहे हैं मन में, तो प्लीज़ पहले तो आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमको पता चलने दीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग उसको भी रिमूव करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से पढ़ाई करें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, मॉक टेस्ट 5 का वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस। पहला क्वेश्चन कि कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड क्लोरीनेटेड नहीं होता। अब है तो ये केमिस्ट्री ने डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन, थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। डीडीटी क्या ये डीडीटी है? अगर डीडीटी की बात करें तो वो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, तो उसमें तो तीन मतलब पैरा पोजीशन में तो दो क्लोरीन्स होते ही हैं, वो तो ऑप्शन है नहीं। और ट्राइक्लोरोइथेन में भी तीन क्लोरीन्स होते हैं, वो भी नहीं हो सकता। मेथॉक्सीक्लोर की बात करें तो वहाँ पे भी तीन क्लोरीन्स होते ही हैं, कुछ ऐसा दिखता है मेथॉक्सीक्लोर। ये इथाइल का कनेक्टिविटी रहता है, पैरा पोजीशन पे एक मेथॉक्सी ग्रुप रहता है, ऐसे 2 मेथॉक्सी बेंजीन ग्रुप्स रहते हैं, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि उसमें भी क्लोरीन है। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, उसमें तो रहता ही रहता है। अब अगर बात करें पैराथियन की, वो भी एक इंसेक्टिसाइड है, लेकिन पैराथियन में कोई भी क्लोरीन नहीं होता, ये सल्फर डेरिवेटिव होता है। इसमें एसिटाइलिनिक फंक्शनल का ग्रुप रहता है, फॉस्फोरस सल्फर एलाइड का ग्रुप रहता है, और नाइट्रोसो ग्रुप का पैरा पोजीशन में देखने को मिलता है, तो ये हम लोगों का हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि ए कंपाउंड विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हैज ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल। अब जब भी हम लोगों को ये दिखा कि ऑरेंज कलर क्रिस्टल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, होना हो, ये थोड़ा बहुत इंडिकेशन डाइक्रोमेट की तरफ कर रहा है, क्योंकि डाइक्रोमेट के सारे लगभग सॉल्ट्स ऑरेंजिश कलर के ही होते हैं, और डाइक्रोमेट तो बाकायदा एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स, तो ये एजो कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है, ये भी बोल रहे हैं। तो ये कौन सा हो सकता है? तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो वो हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट वो कलरलेस होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, लेकिन वो तो वॉयलेट या फिर पर्पल कलर का होता है। सोडियम क्रोमेट की बात करें, क्रोमेट सॉल्ट्स ऑरेंजिश नहीं होते हैं, वो येलोइश कलर के होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यही भाई साहब आपका आंसर होगा। ज़्यादा माथाफोड़ी मत कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यही होना है आपका आंसर। सही बात है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बेसिक से हैं क्वेश्चंस। अगला सवाल, 2 मोल्स हीलियम, हीलियम गैस की बात कर रहे हैं। अब हीलियम गैस है, तो यहाँ पे कुछ लास्ट लाइन पे अगर ध्यान दें तो वर्क डन का बात बोला जा रहा है, मतलब थर्मो का क्वेश्चन है। हीलियम गैस है तो एक चीज़ हम लोग लिख के रखते हैं ना भाई, मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम, मतलब तो वो मोनोएटॉमिक होता है। तो मोनोएटॉमिक है मतलब एक आइडिया बन गया कि इसका गामा का वैल्यू जो होगा वो कितना हो सकता है। क्या होगा गैस कर लीजिए, लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बात की बात है, बट हम लोग अपना रिवीजन करते चलें तो अच्छी बात है। तो ये 5/3 हो जाएगा गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए। अब देख लेते हैं इसको आइसोथर्मली और इरिवर्सिबली हम लोगों ने इसको 27 डिग्री सेल्सियस में रखकर 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, और प्रेशर कांस्टेंट रखा है 100 किलो पास्कल पर।
मतलब वॉल्यूम को लगभग लगभग हम लोगों ने 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब कर दिया, मतलब हम लोगों ने 1000 टाइम इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, वैल्यू पता है हमको उसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है, वर्क डन सिर्फ पूछा गया है यहाँ पे हम लोगों से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो कि W इज इक्वल्स माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। अब आंसर सारे के सारे जूल्स में दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर दिया गया था पास्कल पर, तो अच्छी बात है, 100 किलो पास्कल है, तो इसको 100 टाइम्स 10 क्यूब कर लेते हैं, ये पास्कल बन गया। उसके बाद वॉल्यूम का चेंज हमको देखने को मिल रहा है, 1 मीटर क्यूब है और पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो मीटर में ही रखते हैं, ये सही यूनिट पे रहेगा। तो 1 मीटर माइनस 10⁻³ तो ये क्या हो गया, पास्कल मल्टीप्लाइड बाई मीटर क्यूब। पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूटन मल्टीप्लाइड मीटर होगा, तो आंसर तो जूल्स में ही आएगा। तो बस हम लोगों को क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कर लो, आसान है। नेगेटिव मतलब वर्क डन तो होगा ही, क्योंकि एक्सपांशन हुआ है, मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, तो वो नेगेटिव वर्क होगा, तो उसका वैल्यू हम लोग बस निकाल लेते हैं, 99900 जूल्स में आएगा आंसर। हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि TiI4 मतलब टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को अगर हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, वैन आर्केल प्रोसेस की तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। मतलब वैन आर्केल प्रोसेस अगर आप लोग ध्यान देंगे NCERT पर 12th का पोर्शन से है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है। वहाँ पे जो जो इक्वेशंस दिए गए हैं, रिएक्शंस दिए गए हैं, वो वैन आर्केल के हो गए, जोन रिफाइनिंग के हो गए, और या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन प्रोसेस हो गया, पोलिंग मेथड हो गया, ये सारे के सारे मेथड आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही इसको कुछ ज़्यादा मार पैंच करने की ज़रूरत है नहीं। एग्जामिनर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, अगर सवाल बन गया तो वो आपसे ज़रूर बनेगा, अगर सवाल आपको दिख गया तो आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को अगर सिर्फ आप हीट कर दो तो आयोडीन तो अलग हो जाएगा भाई, और टाइटेनियम अपना मिल जाएगा, और वही हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे उसको। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन बी। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को याद रखना है और आंसर निकल आएगा। 5th क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है। क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड इन डायमंड। अब डायमंड को फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस मिलता है, मतलब अगर हम लोग डायमंड की बात कर रहे हैं तो वो FCC स्ट्रक्चर बनाता है। FCC स्ट्रक्चर का रैंकिंग क्या होता है, मतलब नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होता है, रैंकिंग होता है 4। और किसी भी FCC लैटिस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके रैंकिंग के बराबर होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके रैंकिंग का डबल होता है, मतलब यहाँ पे वो 8 होंगे, मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। और अब अगर हम लोग ध्यान दें कि डायमंड में 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिलअप होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो 4 ही है, उससे ज़्यादा तो वो कर नहीं सकता। तो क्या हो रहा है कि 8 टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं डायमंड पर, और ऑक्यूपाइड वो कार्बन से हो रहा है 4। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो 4/8 मतलब हाफ ही फुलफिल्ड है, मतलब 50% उसका वॉइड फुलफिल्ड होता है, 50% वॉइड की तरह ही रह जाता है, तो 50% हो गया इसका टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। ऑप्शन बी आ गया करेक्ट। अगला सवाल,
इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, शानदार प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? 3 moles of hydrogen gaseous that is reacting with 1 mole of nitrogen gaseous। यहाँ पे हम लोग कुछ कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, मोलिब्डेनम को सपोर्टर की तरफ रखते हैं, हाई प्रेशर लगभग 300 एटमॉस्फेयर के आसपास और 550 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकल के आता है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 60 मोल्स ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड इन 1 आवर, मतलब ये अमोनिया जो बना है वो 1 घंटे में 60 मोल्स बने हैं। देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन वो कितना होगा? तो ये क्लासिक सा सवाल है केमिकल काइनेटिक्स से। कितना हम लोगों को पता करना है, हम लोगों को याद में रखना है एकदम शुरुआती स्टेज पे केमिकल काइनेटिक्स पर जब हम लोग सीखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी गिवन रिएक्शन, वो हम लोगों को याद रखना है। क्या उसमें है? उसमें यह है कि जो भी कोएफिशिएंट है वो आपके रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट के सामने रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा। क्या मतलब है उसका? तो ये हाइड्रोजन की तरह सोचें तो वो डिसअपियर हो रहा है तो नेगेटिव होगा, तो DH2 dt, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है तो वो रेसिप्रोकल की तरह सामने आएगा। और नाइट्रोजन की बात करें तो वो तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट तो 1 ही होगा, तो ये बन गया हम लोगों का -DH2 dt। प्रोडक्ट की बात करें तो वो टाइम के साथ बढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन, तो उसके पास सामने प्लस आ गया DNH3 dt। सवाल क्या पूछा गया, बोला गया था कि 60 मोल्स वो 1 आवर पे बना रहा है। ऑप्शन सारे पर मिनट पर हैं तो वो 60/60 होगा। मतलब भाई साहब ये जो चीज़ है आपका तो वो 60/60 है, मतलब 1 मोल पर मिनट के हिसाब से वो बन रहा है। और पूछा गया था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, हाइड्रोजन नहीं ये तो नाइट्रोजन होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो वो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल पर मिनट है, तो वो बन गया कितना 0.5 मोल पर मिनट। तो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट हम लोगों को बता दिया गया है और उसमें से व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन इन द सोल्यूशन, ये CrO4 2- होगा, वो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। काफी आसान सा सवाल है, कुछ खास यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बेसिक सा सवाल है। तो इतना हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग सोल्यूबिलिटी का एक्सप्रेशन कैसे बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए सिल्वर क्रोमेट है, सॉलिड स्टेट पर है, वो डिसोशिएट कर रहा है अपने आयनिक फॉर्म Ag+ एक्वस पर और क्रोमेट आयन पर। तो अगर मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते सिल्वर क्रोमेट का सोल्यूबिलिटी S था, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बट स्पेनिंगली सोल्यूबल है तो डिसोशिएट तो बराबर पूरा करेगा लेकिन डिसॉल्व थोड़ा सा कम होगा, गुलेगा कम बट जितना गुलेगा वो पूरा का पूरा आयनाइज करेगा। तो ये तो 2s होगा और ये s होगा। इतना तो समझ में आ रहा है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP देखें तो वो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन उसका स्क्वायर्ड होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ CrO4 2- आयन उसका कंसेंट्रेशन लेंगे। तो KSP का वैल्यू कितना बताया गया था 32 × 10⁻⁻12 और ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें तो ये कितना बन रहा है 4s³। तो इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, 32 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4, उसका होल टू द पावर 1/3 होगा। तो 32/4 है मतलब 8 है, 8 मतलब 2 का क्यूब है,
तो ये 2 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर हो गया। क्या? सल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। लेकिन पूछा क्या क्या था? क्रोमेट आयन का कंसेंट्रेशन। अब जो भी सल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट होगा वही क्रोमेट आयन का कंसेंट्रेशन भी है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, ये भी एस है और ये भी एस है। तो आंसर कितना निकल के आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन वो कितना है? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पर कि व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम, मतलब Z का वैल्यू 1 है, इन द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज है मतलब Ni तो भाई साहब 1 है, एंड फाइनल अभी पता नहीं, देख लेते हैं वो सवाल पे हम लोगों को कोई हिंट दिया गया है कि नहीं गया है। लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो Ni तो लाइमन सीरीज के लिए 1 होता है। लोएस्ट मतलब क्या होगा? उसका इमीडिएटली बाद का जो ऑर्बिट होगा उसी के साथ, मतलब अगर मान लेते हैं ये हम लोगों का लोएस्ट एनर्जी वाला है, मतलब पहला वाला ऑर्बिट है, दूसरा वाला यहाँ पे है, तीसरा वाला यहाँ पे है, चौथा वाला यहाँ पे है। हालांकि वो लोग इक्वी स्पेस्ड तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होता है बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता है उतना ही सब जो भी कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है। तो Ni के साथ अगर NF2 है तो इसका एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, क्योंकि Ni इक्वल्स 1 के साथ NF इक्वल्स टू 3 का एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा ही होगा उसके बराबर, उसके कंपैरिजन पर। तो हम लोगों का मिनिमम एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी का लाइन निकालना है तो NF कितना पकड़ लेंगे? 2 पकड़ लेंगे। बस इतना अगर हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग रिडबर्ग इक्वेशन यूज़ कर लो भाई, दिक्कत खत्म। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो हम लोगों को पता क्या है एग्जैक्टली कि 1/λ इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाई z² रहता है 1/n ni² माइनस nf²। सही है। अब इसका मॉड वैल्यू निकाल लो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर कौन सा वाला छोटा है कौन सा वाला बड़ा है वो कैसे समझ में आएगा? इतना दिमाग मत लगाओ, मॉड ले लो। क्यों सर मॉड क्यों ले लें? नेगेटिव आएगा तो अरे क्या फ़र्क पड़ता है? आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल रहे हो लैम्डा या फिर एनर्जी, वो नेगेटिव तो होने से रहा, तो बेकार में दिमाग मत लगाओ। वो होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही। आपने कुछ गड़बड़ कर लिया होगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को इसके डिफरेंस से मतलब है, तो ज़्यादा मत सोचिए। तो 1/λ है, लेकिन पूछा क्या क्या है? एनर्जी निकालना है। तो इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर दें? E इक्वल्स होता है hc/λ। तो E से H और C अगर डिवाइड कर दिया गया होता तो हम लोगों को 1/λ मिला होता। तो अगर E निकालना होगा तो Hc को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड से, मतलब कुछ ऐसा कर दो। बोथ साइड पे अगर Hc मल्टीप्लाई करेंगे, Z का वैल्यू तो 1 है क्योंकि ये हाइड्रोजन है, Ni का वैल्यू 1 है, Nf का वैल्यू 2 है, तो ठीक है। तो इसको 2² कर देते हैं, इसको 1² कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये चेंज इन एनर्जी डिफरेंस है, तो ये RHc हो गया। 1/4 -1 है, तो चलो इसको नेगेटिव नहीं लेना है तो जिस तरह से लिया था हम लोगों ने 1² - 2² कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3/4 आएगा, मतलब 3/4 ऑफ RHc। कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन सी पर। चलो टिक मार दो अगले सवाल की तरफ। 9th वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? When ethyl chloride and alcoholic KOH are heated, इथाइल क्लोराइड है भाई साहब, क्या है वो चीज? ये है
इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया है। अब अल्कोहलिक KOH है, एक्वस तो है नहीं। अगर एक्वस होता तो क्या होता, वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता। मोर पोलर मीडियम पे सब्स्टिट्यूशन प्रमोट होता है, लेस पोलर मीडियम पे एलिमिनेशन फेवर्ड होता है। उसके ऊपर और एक हिंट क्या दिया गया है, हीटिंग कंडीशन। हीटिंग मतलब हायर टेम्परेचर में एलिमिनेशन होता है, लोअर टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन होता है। अब सबस्ट्रेट का नेचर है प्राइमरी, तो E1 तो उतना खास प्रोबेबल है नहीं। प्राइमरी सबस्ट्रेट है, मीडियम का पोलैरिटी थोड़ा कम है, हीटिंग कंडीशन में है, तो ये होना हो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहां से आप बकायदा एक हाइड्रोजन यहां से ले लो, एक क्लोरीन यहां से ले लो, HCl निकल जाएगा, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथिलीन हो जाएगा हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की गई थी, ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही आसान से सवाल हैं, इतने ही आसान के सवाल आपको नीट में भी मिलेंगे बच्चों, कुछ ज्यादा घबराना मत, बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा बस। अगला सवाल क्या है, शानदार सा दिख रहा है बनता हुआ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन द स्पीशीज XYZ रिस्पेक्टिवली आर। काफी बार मेंस में भी ये सवाल बने हैं, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। ये आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ध्यान दें, उसमें भी आपको ये वाला सवाल NCERT में ही इंफॉर्मेशन की तरह से दिया गया है। क्या बोला गया है कि थायोसल्फेट आयन है, उसको सिल्वर के साथ ट्रीट कर दिया गया। अगर ट्रीट कर दिया गया तो पहले एक क्लियर सॉल्यूशन बना, तो क्या होगा, ये आपको याद रहने होंगे। तो क्या बना, तो वो बनता है कुछ ऐसा। तो ये तो +1 है सिल्वर, और H2O3 2 - 2 लगेंगे, तो ये हो गया कितना, -3। ये सॉल्यूबल होता है, सिल्वर का थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल होता है और वो घुल जाता है आराम से। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग एक्सेस सिल्वर के साथ ट्रीट कर लें, तो वो सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के निकलकर सिल्वर का इनसॉल्युबल थायोसल्फेट बना देगा। मतलब ज़्यादा सिल्वर अगर रिएक्ट करेगा तो एक सिल्वर पहले लगा था, फिर और एक दूसरा सिल्वर लगेगा, तो ये Ag2H2O3 हो गया, और वो होता है बकायदा इनसॉल्युबल, तो वो डिसॉल्व होगा नहीं, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब इस प्रेसिपिटेट को भी अगर हम लोग थोड़ा सा रख दें, तो थायोसल्फेट और सिल्वर कुछ खास दोस्ती नहीं रखते हैं, वो अपने आप से रिएक्शन करेंगे और सिल्वर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो अपने आप ही सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट में थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले ये सिल्वर और थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज़्यादा सिल्वर रिएक्ट करेगा तो सिल्वर थायोसल्फेट बनेगा, जो थोड़ा अनस्टेबल और लेस सोल्यूबल होता है मीडियम पर। पहले तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, फिर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट पर। तो X कौन सा बन गया, ये हमारा X है, ये हमारा Y है, और ये हमारा Z है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिनॉल इज, अब भाई फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर एक बार ध्यान पे दे दें हम लोग। ये फिनॉल होता है, तो फिनॉल एसिडिक होता है, ये तो हम लोगों को पता है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अब बेस वीकर देन अमोनिया, भाई ये तो एकदम नाइंसाफी है, भगा दो इस ऑप्शन को, क्योंकि भयंकर वाला ऑप्शन है, बेस तो वो है ही नहीं। तो अगर उसको हटा दिया, अगर उसको हटा दिया तो डी को भी हटा दो भाई, क्योंकि न्यूट्रल भी फिनॉल तो है नहीं। अब ऑप्शन क्या बच गए, दो ऑप्शंस हैं, बी और या फिर सी। तो बी में क्या बोला गया है, एन एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, एन एसिड वीकर देन कार्बोनिक एसिड। अब ये कैसे पता चलेगा सर, दो यहां पे लॉजिक बनेंगे। एक,
कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप पीके वैल्यू के ऊपर ध्यान दे दो, पीके वैल्यू के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब काफ़ी बच्चों को तो फिनॉल का पीके चलो फिर भी याद रह जाता है, 9.95 के आसपास है। लेकिन कार्बोनिक एसिड का क्या करें सर? पहली बात तो ये कार्बोनिक एसिड है क्या सर? एक चीज याद रखिएगा, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कमर्शियल नेम है फिनॉल का कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या होता है? आसान सा है, यह है कार्बोनिक एसिड। अब अगर इसको आयोनाइज करना है, H+, एक H+ निकाल दो तो कुछ ऐसा बनाएगा। अगर इसका रेजोनेंस कर लो तो कुछ ऐसा बनाएगा। अब ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर वाला रेजोनेंस है, जहां पे भी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो भाई साहब उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा। ज्यादा स्टेबिलिटी है मतलब कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा स्टेबल है। कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है मतलब ला शातिलियस प्रिंसिपल अप्लाइड होगा, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, मतलब कार्बोनिक एसिड ज्यादा डिसोशिएटेड करना चाहेगा एज कंपेयर टू फिनॉल। तो फिनॉल से कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग को दिखता है। और हम लोग को इतना तो पता है ही कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बकायदा फिनॉलिक कंपाउंड से ज्यादा ही एसिडिक होते हैं। तो उस हिसाब से भी आप लोग आइडिया लगा लीजिए। याद और एक चीज रख लीजिएगा कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, पर फिनॉल नहीं निकाल पाएगा। बल्कि वहां पे भी एक एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा कि अगर ये फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा लग गए ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशंस पे और शायद करके दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे, जो कि पिक्रिक एसिड है, उसकी पीके वैल्यू भयंकर हो जाती है कम, और वो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया करता है। तो करेक्ट ऑप्शन तो यहां पे ऑप्शन सी हो गया कि फिनॉल वीकर एसिड है कार्बोनिक एसिड के मुकाबले। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा जा रहा है? द मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। अभी बात कर रहे थे हम लोग फिनॉल की, तो भाई साहब लीजिए फिनॉक्साइड भी निकल के आ गया। तो यहां पे कुछ ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं N+O- की फॉर्म पर। तो यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पूछा गया था मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये तो रेजोनेटिंग ए वाला तो हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगले वाले ऑप्शन की तरफ देखें तो ये कुछ ऐसा दिया गया है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब कुछ ऐसा ऐसा O-O-, और यही तो है इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये नहीं हो सकता। चलते हैं अगले वाले की तरफ। ऑप्शन सी की तरफ क्या बोल रहा है, देखा जाए। अब यहां पे देख लीजिए कि डबल बॉन्ड दो हैं और कुछ भी चेंज हुआ नहीं। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ काउंट इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के ऊपर, जबकि उसके ऊपर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल से बनते हैं। तो वो तो भाई साहब एकदम भयंकर स्ट्रक्चर है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो पहले ही मिल गया, नहीं हो सकता। फिर भी एक बार डी की तरफ देख लेते हैं हम लोग। डी का स्ट्रक्चर क्या मिल सकता है? हाँ बाकायदा मिल सकता है। कैसे मिलेगा सर? आप लोग इसको इधर भेजिए, ये इधर आ गया, तो फिर इसको इधर भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O
और ये जो भी था वैसा ही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर यही है, तो डी भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन सी, मतलब रॉन्ग स्ट्रक्चर वही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी हो गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है? मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन इन अ मोलर रेशियो ऑफ x:y, अच्छी बात है, हैज एन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 20 यूनिट। अब उसमें पूछा गया है कि मीन मोलर मास व्हेन दे आर मिक्स्ड इन द मोलर रेशियो ऑफ y:x, तब क्या होगा? मतलब पहले इस तरह से देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, कुछ ऐसा है x/y, और इस समय पर इसकी एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, मतलब जो मिक्सचर है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास है पहले सिनेरियो पर 20 यूनिट का। तो अगर वो y:x के रेशियो पर निकला तो उस टाइम पे उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो अगर मीथेन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिट है। अगर इथेन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास 28 यूनिट है। तो इन दोनों को x:y के रेशियो पे मिक्स किया गया है, तो हम लोगों को क्या पता होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? इसको इस तरह से हम लोग एवरेज एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग? ny या फिर n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। अब मोल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, तो एक रेशियो फैक्टर आप पकड़ सकते हैं। जब उसको आप डिवीजन के फॉर्म में लेंगे तो वो ऐसे भी कैंसिल हो ही जाएगा। तो चलिए वो मैं नहीं लेता हूँ, आप लोग भी ज़्यादा मतलब इस तरह से आप लोगों ने मैथ्स में भी प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो शायद उतना दिक्कत तो नहीं आएगा समझने में। फिर भी अगर आपको आए तो आप लोग हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास एवरेज पहले सिनेरियो में देखें तो x टाइम्स 16 है, y टाइम्स 28 है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई है, और उसका वैल्यू कितना बोल गया था? 20 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं, तो वो आप करके देखिए। x इक्वल्स टू 2y आएगा, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर वो y:x के फॉर्म में होगा तो फिर उसका मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16y प्लस 28x डिवाइडेड x बाई वाई होगा। तो अब रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह पे 2y लिख दीजिए, 28 मल्टीप्लाइड 2y, और नीचे भी कितना आ गया? x प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए y प्लस 2y। तो वो कितना होगा? y तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्या बचेगा? 24 यूनिट्स। तो उस टाइम पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का क्या होगा? 24 यूनिट, ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा जा रहा है? इक्विवेलेंट मास के ऊपर से सवाल है। रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, मतलब यहां पे AS2O3 हो ना हो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी दूसरे को तो रिड्यूस करेगा। अब इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकालते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए? कि उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड एन फैक्टर। क्या होता है एन फैक्टर किसी भी रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए? कि उसके पर मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो होता है उसकी एन फैक्टर। अब यहां पे दो काम कर सकते हैं, एक तो आप आंख बंद करके प्रॉब्लम कीजिए, दूसरा आंख खोल के कीजिए। मैं पहले आंख बंद करके दिखाता हूं, वो कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ये +3 है, और वही काम यहाँ पे भी कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा +5। तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखें तो एक आर्सेनिक के लिए तो 5 - 3 यूनिट का चेंज, 2 यूनिट का चेंज है, पर यहाँ पे है तो 2 आर्सेनिक, तो एक मॉलिक्यूल पे 2 एटम्स है, मतलब मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो ये होगा इसका n फैक्टर 4। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड जो होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ का बंद करके करने वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इक्वेशन पर ही दे दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और n फैक्टर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी बोल सकते हैं कि जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, वो भी उसका n फैक्टर ही है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में ना दिया होता तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लेते, जैसे मैंने पहले पर कराया। अगर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन चार्ज बैलेंस के फॉर्म में भी दिया गया है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वही उसका n फैक्टर है, मॉलिक्यूलर मास से बकायदा आप डिवाइड कर दीजिए। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री से एक प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा वाला सही है हाई प्रेशर के रीजन पर फ्रेलिच आइसोथर्म के रिगार्डिंग। तो फ्रेलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैसा होता है, वो बोलते हैं कि x/m, m मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेंट पर कितना पोजीशन ऑक्यूपाइड हुआ है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ द एड्सॉर्बेंट बीइंग ऑक्यूपाइड है। तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट k प्रेशर अप्लाइड ऑन इट टू द पावर 1/n। तो जब प्रेशर भाई आपका बहुत हाई है, हाई प्रेशर रीजन है, तो क्या होता है n का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ग्राफ हम लोग याद कर लेंगे, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता था, पहले तो ये इंक्रीज होता था, फिर पैरेलल टू p एक्सिस, मतलब ये x/m ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जाता था। तो ये n का वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाता है हाई प्रेशर के रीजन पर, n वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, तो 1/n वैल्यू टेंस टू 0 बन जाता है, और p टू द पावर 0 का वैल्यू तो 1 होगा। तो x/m वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा हाई प्रेशर रीजन्स पर, मतलब ऐसे रीजन्स पर। तो ये हम लोगों का ऑप्शन ए हो गया करेक्ट ऑप्शन। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।